चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लैटिन वर्ड्स को लेकर के। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना कैसे लैटिन वर्ड्स की हिंदी आप समझेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो हिंदी नहीं दिया है, अंग्रेजी ही दिया है इसका, पर हम समझ जाएंगे अभी। जैसे देखिए वर्ड है ए फोर्टियोरी। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनके लिए जिनको पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब फोर्टियोरी को आप जो है स्ट्रॉन्गर से कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे पोस्टेरियरी, है ना। पोस्टेरियर या पोस्टेरियर आप लोग समझते हैं कि क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है ना, वह इंग्लिश भाषा भी लैटिन से ही इंग्लिश भाषा का उद्भव हुआ है। जैसे संस्कृत से हिंदी निकली है, वैसे ही लैटिन भाषा से ही बहुत सारी यूरोपीय भाषाएं निकली हैं। तो बहुत सारे शब्द आपको ना उस तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ए पोस्टेरियर ही आ गया, अ फ्रॉम लेटर। ठीक है, मतलब पोस्टेरियर पीछे का होता है ना, बाद का होता है। अब उसका उल्टा प्रायरी, ये फ्रॉम अर्लियर, और पोस्टेरियरी फ्रॉम लेटर। पोस्टेरियर मतलब पीछे का, प्रायर मतलब पहले का। तो अब इससे संबंधित जो भी रहेगा, है ना, ऑप्शंस में, तो आप देखेंगे उस तरीके से आपको इसका जो आंसर है उसको समझने का प्रयास करना है। जो लैटिन वर्ड दिया है ना, उस लैटिन वर्ड को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यह समझने का प्रयत्न करें कि हिंदी अंग्रेजी में इससे संबंधित क्या शब्द है। जैसे पोस्टेरियरी से पोस्टेरियर, प्रायोरी से प्रायर, एब एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त। तो अब इसने फ्रॉम आउटसाइड यहाँ पे अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में, ठीक है, बाहर से या अतिरिक्त, अतिरिक्त, एब एक्स्ट्रा या इससे संबंधित कुछ ना कुछ शब्द जरूर होगा जो आपको क्लिक उस समय कर जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। एब इनिशियो, एब इनिशियो में एब वेब को छोड़िए, इनिशियो पकड़िए। इनिशियो में क्या, इनिशियल, इनिशियो से इनिशियल, है ना, वह उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे संबंधित जो भी उसका हिंदी पर्याय होगा उसे आप देख लें। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्टिव नॉन डैटू नॉन डैमनिफिकेटो। इतना लंबा तो नहीं है, मतलब इतना लंबा तो नहीं पूछेगा, ये दो, मुझे लग रहा है कि दो अलग अलग वर्ड्स को मिला दिया ऐसा। एक्टिव से एक्शन आ जाएगा, नॉन से ऐसा एक्शन जो कुछ नेगेटिव सेंस में जा रहा है। उस तरीके से आप उसके जो हिंदी पर्याय दिए होंगे उसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे आ गया एक्टस लेजिस। अब लेजिस से क्या हो गया, लेजिस्लेचर, मतलब जो लेजिस्लेटिव या लॉ से संबंधित है ना। और क्या है, एक्टस लेजिस नेमिनी फेसिट इंजूरी। इंजूरी मतलब इंजूरी से संबंधित है, इंजूरी मतलब ये इंजोर्स है, इंजोर्स इज नॉट इंजूरी। तो द एक्ट ऑफ लॉ इंज्योर्स नो वन, है ना, तो इंज्योर्स नो वन, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से एक्टस लेजिस नेमिनी फेसिट इंजूरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरह के जब शब्द होंगे थोड़ा सा और हम लोग हाँ, अब कुछ ऐसे शब्द है जहां पे बहुत मुश्किल होगा, जैसे एक्टस रियस। अब इसमें आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसमें पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्टस रियस ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं नहीं कहता हूं कि सारे शब्दों का आप सही अर्थ लगा पाएंगे, पर सामान्य तौर पे वहां पे क्या रहेगा कि चार शब्द इधर रहेंगे और चार उसके पर्याय रहेंगे, और उसका मिलान करने का इस तरह से भी प्रश्न रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दो आपके सही हो जाते हैं या तीन अगर आप समझ पाते हैं या दो भी समझ पाते हैं, तो बाकी दो को आप थोड़ा सा उस तरीके से अंदाजा लगा करके आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप देखते जाएं इसको, है ना। एडॉक तो चलिए जानते हैं आप। होमिनियम, है ना, होमिनियम से क्या आ जाएगा आप समझे। होमिनियम से होमोसेपियंस, इंसान को पहले कहते थे, है ना। लैटिन में होमोसेपियंस मतलब जो शुरुआती आदि मानव थे उनको होमोसेपियंस कहते हैं। तो उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। ऐसे एड इन्फिनिटम, इन्फिनिटी से हो गया। एड आइडेम, आइडियल थिंग्स करके उसको आप ऐसा समझ सकते हैं। एड लिटिम, है ना, ये हो गया। फिर एड कोड डैमनम, है ना। तो एड वैलोरम, वैलोरम से वैल्यू। तो आप जब इसका हिंदी देखेंगे ना, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो उसमें शब्द दिया हुआ है उसके उससे मिला जुला अंग्रेजी शब्द कौन सा हो सकता है, और उस अंग्रेजी शब्द से मिला का हिंदी क्या होगा, और उसे क्या यह कनेक्ट कर रहा है क्या करके। इस तरीके से आप इसका निकाल पाएंगे। एफिडेविट वगैरह तो ठीक है ना। ऑल्टर मतलब अनदर, वैसे ही होता है, हम जानते हैं ऑल्टर मतलब दूसरा। तो ऐसे
है ना, आप देख लीजिए एनिमस मैनेंडी इंटेंशन टू रिमेन, तो एनिमस नोसेंडी इंटेंशन टू हार्म। इस तरीके से जो है आप देखेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल, जितना मुश्किल आप लोगों को लैटिन वर्ड्स लग रहा है इतने मुश्किल है नहीं। हम लोग अभी आज से प्रतिदिन जो है सॉरी 10-10 लैटिन शब्द आपको देंगे। पहले भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और मैंने पहले भी कहा था, पर अभी हम इसको रियल टाइम देंगे आपको डेली। आज सुबह मैंने एक पीडीएफ दे दिया, आज दिन में एक और पीडीएफ दे दूंगा, और उसको भी आप देखते रहे और इसको भी आप बीच बीच में खोल के देखते रहे और इससे कोरिलेट करें। से कॉन्ट्राडिक्टेड होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्शन, तो अगेंस्ट, तो अगर कॉन्ट्रा लिखा है और उसमें अगेंस्ट, विरुद्ध, विरोध, इस तरह से कुछ भी मिलता जुलता पर्यायवाची शब्द है तो आप समझ जाएंगे कि यही होगा। यानी कॉन्ट्रालिगम मतलब लॉ के अगेंस्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टो इन एडजेक्टो वो भी कंट्रा से संबंधित हो गया, तो जहां भी कॉन्ट्रा आ गया मतलब उससे संबंधित हो गया। इस तरीके से है ना, डिफैक्टो, इनफैक्ट। अच्छा, डी का मतलब क्या हो रहा है, जो उससे संबंधित है, जैसे डी फैक्टो इनफैक्ट, डी फ्यूचरो फ्यूचर से संबंधित, डी इंटीग्रो सबसे संबंधित, डी ज्यूरो लॉ से संबंधित, डी फ्रेजेंडा है ना, मतलब डी मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज है ना। तो ये डी मिनिमिस मतलब कम से कम जो छोटी से छोटी चीज से संबंधित है ना। इस तरीके से ये हो गया आपका डी हो गया। अभी मैंने क्या बताया आपको इससे पहले, अच्छा कॉर्पस का मतलब क्या होता है। कॉर्पस अगर जैसे कॉर्पस से संबंधित कुछ रहेगा तो आपको क्या समझ जाना है कि यह पार्ट ऑफ समथिंग है ना, पार्ट ऑफ समथिंग। कॉर्पस इन्वेस्टिगेशन क्राइम वगैरह में बड़ा यूज किया जाता है, उसमें पुलिस वोकेबुलरी में बहुत यूज किया जाता है ना, डेड बॉडी या कॉर्पस, ऐसा डेड बॉडी, कॉर्पस ऑफ डेड बॉडी बॉडी से ऐसे करके इस संबंधित तरह है के सर। बहुत सारे। हाँ सर प्रीफिक्स है सर, रूट वर्ड याद रहेगा तो सर हो जाएगा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए जो है तो कॉर्पस, ये आप ध्यान रख लें कि बॉडी से संबंधित कॉर्पस हो गया। डी मतलब रिलेटेड हो गया, और दूसरा अगला वाला वर्ड डी रिलेटेड समझ में आ गया, अगला वाला वर्ड किससे मिलता जुलता है उसका हिंदी पर्याय क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। अरे छोड़ दो ना उसको ले जाके, चली गई बस। कहाँ चली गई, निकल गई, वहां चली गई। कहाँ चली गई, सबसे ये नहीं तुमने कॉल किया। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना। सर ई गवर्नेंस के क्वेश्चंस पीवाई क्यू के नहीं बन रहे हैं। आज जो कल सेशन करेंगे ना, पीडीएफ में डाल दूंगा आज शाम तक, उसके बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सारे प्रश्नों के जवाब है पीडीएफ में। ठीक है, तो डी से हो गया, रिलेटेड हो गया है ना। ऐसे ही सर पर अतिरिक्त कार्यभार का नहीं नहीं, ये तो है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। चलिए, हाँ एक्स मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑन द फेस, एक्स फिडा बोना गुड बिजनेस फोरम, एक्स ग्रेशिया बाई फेबर, एक्स ऑफिशियो फ्रॉम द ऑफिस। तो इस तरीके से एक्स पार्टी मतलब फ्रॉम वन पार्टी। तो ऐसे है ना, जैसे कीवर्ड थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे ना, तो लैटिन वर्ड मुझे नहीं लगता है कि शायद लैटिन वर्ड आप लोग ना कर पाए, आप सारे लैटिन वर्ड कर पाएंगे, सारे लैटिन वर्ड कर पाएंगे। सर एक्स का मतलब सर भूतपूर्व सर। हाँ जी, एक्स का मतलब भूतपूर्व तो होता है, पर यहाँ पे भूतपूर्व यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ नहीं एक्स ऑफिशियो पदेन। हाँ एक्स ऑफिशियो पदेन होता है, तो मतलब है, पर आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्स से क्या है। फ्रॉम फ्रॉम करके मुझे कॉमन दिख रहा है, देखिए है ना, सब में लगभग लगभग एक्स कैथेड्रा फ्रॉम द चेयर, एक्स कॉन्सेशन फ्रॉम अ ट्रांसग्रेशन, ये फ्रॉम एक्स ऑफिशियो फ्रॉम द ऑफिस, एक्स पार्टी फ्रॉम वन पार्टी, तो ये फ्रॉम दिख रहा है। तो उस तरीके से आप इसको ध्यान में रख लेंगे कि फ्रॉम समथिंग है ना, फ्रॉम समथिंग, एक्स पोस्ट फैक्टो, फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड,
एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन कार्यालयों में लेते हैं। यदि कोई कार्य आपने पहले कर लिया और अपने कार्यालय प्रमुख का सैंक्शन नहीं लिया तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन। पहले मैं सोचता था क्या लिखते हैं ये, क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, पर लैटिन भाषा, रशियन भाषा का प्रयोग आजकल अंग्रेजी में जो उच्च स्तरीय अंग्रेजियों से बहुतायत होता आ रहा है, होता है। तो ये है, ठीक है, फैक्टम। तो इस तरीके से ना इनको एक बार देख लीजिए, इतना घबराने की आवश्यकता आपको इसमें नहीं है। इन अगर रहेगा तो इन मतलब इन ही होता है, इन जो भी है तो इनसे इन ही आप मान के चलेंगे, इनसे अगर शुरू हुआ तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये ठीक है ना। इसको आप लोग देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। हम लोग डाल भी रहे हैं उसके हिंदी पर्याय और उसको भी डाल रहे हैं हम लोग, आप लोग देखते रहिए, हो जाएगा। सर मुश्किल नहीं, इम्पोर्टेंट सर दे देते हैं। बिल्कुल। हम वही तो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें से 10-10 शब्द और उनके हिंदी पर्याय, जैसे इंग्लिश में लिखा है ना उसके हिंदी पर्याय क्या हो सकते हैं, 4-4 हिंदी पर्याय, तो क्वेश्चन के फॉर्म में या सिर्फ लिस्ट के फॉर्म में हम लोग आज एक लिस्ट मैंने दिया है आपको, और मतलब आज से और भी लिस्ट जो है हम देंगे इन तीनों सेगमेंट्स का, एक लैटिन का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी का और एक आगत शब्दों का। चलिए ठीक सर जी। आप पीजीटी हिंदी का सर टेस्ट देते हो क्या? पीजीटी हिंदी का टेस्ट नहीं सर, मतलब टेस्ट पूछ रहे हैं सर। टीचर की बात कर रहे हैं? जी सर, एक दोस्त पूछ रहे हैं सर, पीजीटी हिंदी का चाहिए सर, उनको चाहिए एप्लीकेशन पे हाँ सर है है। ना, टेस्ट बिल्कुल है। हमारे पास 90,000 टेस्ट हैं। जिस एग्जाम का टेस्ट चाहिए उस एग्जाम का टेस्ट है, सारे एग्जाम के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ओनली सर, जैसे EMRS का सर फॉर्म भरा है सर पीजीटी हिंदी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पीजीटी हिंदी के लिए और नेट के लिए तो हम लोग मतलब प्रयास में है। तिवारी जी से बातचीत चल रही है, अगर तिवारी जी एग्री हो जाते हैं तो संभवतः हम लोग अगले महीने से नेट के लिए एक अलग से सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि नेट से संबंधित मैंने देखा है कि वैसे बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग ओपन भी तैयारी करवाते हैं नेट से संबंधित, पर मैंने जितना भी अभी तक जो भी कंटेंट या जहां भी जुड़ा हूं, मैं देखता हूं कि प्रोफेशनल अप्रोच लोगों का ज्यादा रहता है, पर्सनल अप्रोच बहुत कम रहता है। बिल्कुल जो इंटेंशनल अप्रोच रहता है ना। और हमारे साथ तिवारी जी हैं, करुणानिधि तिवारी सर। कैसा लगता है वो, जब वो उनका मतलब जब वो पढ़ाते हैं या बताते हैं चीजों को, तो कैसा आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि उन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है और JRF से थोड़ा सा रह गए थे, बहुत कम उससे रह गए थे सामान्य वर्ग में, बाकी सभी वर्गों में JRF भी क्लियर थे हुए। तो इस तरीके से है। सो करेंगे अगर लाइव सेशंस के लिए, और बाकी मॉक टेस्ट तो हमारे पास सारे ही अवेलेबल है, नेट हो, JRF हो, क्या बोलते हैं उसको, पीजीटी टीजीटी। हाँ पीजीटी हो, सारे हो। खिरम जी आप बहुत जल्दी व्यक्तिगत प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, पता लग जाएगा। आप लोग धीरे धीरे अभी जुड़े हैं, आप लोग रहिए साथ में, सबके बारे में पता लग जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। आप सब लोग जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। फिर अक्ष फाउंडेशन के सारे अनुवाद अधिकारियों का करेंगे एक सम्मेलन, बढ़िया तरीके से। क्यों परेशान हो रहे सर? मैं तो चाहता हूं कि आज आप सभी लोग क्या बोलते हैं, प्रयासरत हैं, संघर्षशील हैं नौकरी के लिए। बहुत जल्दी अगले साल एक ऐसा समय आए जब हम सभी लोग जो है, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से इसकी शुरुआत पिछले साल हमने करी थी। मेरी कोई इच्छा और मेरा कोई प्लान, योजना दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत सारे आप जैसे लोगों का मेरे पास नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ लिया था। नहीं मैं समझ गया, कोई बात नहीं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ कैजुअल तो है ना, आप सभी लोग अनुवाद अधिकारी बने, और फिर बने तो एक ही फोरम पे फिर मिलेंगे, हम सभी लोग मिलते रहेंगे, है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात है। चलिए सर ये राजभाषा आयोग अभी भी बनता है सर? मतलब राजभाषा आयोग वो वही सिफारिश देता है क्या राष्ट्रपति को? जो नहीं, राष्ट्रपति को जो अपना प्रतिवेदन है वो सीधा संसदीय समिति वह प्रतिवेदन देती है। अभी राजभाषा आयोग का गठन वठन तो नहीं होता ना सर? अच्छा प्रश्न। नहीं, राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में अभी किसी तरह की कोई जानकारी मुझे कहीं से प्राप्त नहीं है। राजभाषा मतलब विभाग 1955 में हुआ था, वही हुआ था बस, और इधर अभी नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है, आपने बताया तो मैं आपको थोड़ा देख के बता देता हूँ। मैं बार बार बीच में कोट करता रहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे सर पता नहीं कहाँ से बोलते रहते हैं कि 12वें खंड की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, हमें तो कहीं मिलता नहीं है।
ऑफिशियल जो इनकी आधिकारिक जो इन्होंने सूचना दी है वो भी अभी तक 11 खंड की दी है। तो मैं आप लोग को एक बार ना वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मुझे ये जानकारी मिली है, तो आप लोगों को मैं दे देता हूँ, फिर आपको अपने ऊपर डिसीजन लेना है कि आप उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। इतनी सामग्री हो जाती है कि कोई एक सामग्री ढूंढने में बहुत। हाँ, अच्छा ठीक है। 10 खंडों की पहले बात की जाती थी, अब तो हाँ ठीक है ना, वेबसाइट पे भी 11 खंडों 11 खंड आ गया ना, वेबसाइट पे भी आ गया है। ठीक है, ठीक नहीं है। आया सर, नहीं आया, 10वीं खंड ही आया है। मतलब 9 खंड पर प्रतिवेदन हो गए, 10वां खंड मतलब प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति 10वां खंड पर अपना मतलब विचार नहीं दिए, ऐसा नहीं लिखा दिया है ना, ना हाँ हाँ आपने। बिल्कुल ठीक है। 11वें खंड की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है 13 अक्टूबर 2022 को। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। ये जो है एक प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी राष्ट्रपति महोदय को? £1957 याद है सर बस। 1959। नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो पहली वाली समिति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस समिति की बात कर रहा हूं जिसका गठन अधिनियम 1963 के अधीन हुआ। 1976 के बाद। हाँ, नोट कर लीजिएगा। समिति की पहली रिपोर्ट 1987 में 1987 में प्रस्तुत की गई, पहली रिपोर्ट, और उसके बाद 11 खंडों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। 11वें खंड की रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में प्रस्तुत की गई। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कीजिए। 1963 के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति की पहली जो रिपोर्ट है वह सन 1987 में पहले खंड की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट उसको नहीं बोलते, पहले खंड की रिपोर्ट बोलते हैं, उसका शब्दावली ऐसा है। वह प्रस्तुत किया गया था 1987 में राष्ट्रपति महोदय को, और अभी वर्तमान में 11वें खंड की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि 2022 अक्टूबर में सौंपी गई थी राष्ट्रपति महोदय को। संसदीय राजभाषा समिति जब अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपती है तो रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर सीधे तौर पे आदेश जारी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? संसद के दोनों पटल पे जाते हैं और भेजते हैं सारे संसद के राज्यों दो के। पटलों पे डालते हैं, सभी राज्य सरकारों को भेजते हैं, फिर जब उनसे जो भी कमेंट्स वगैरह आने के बाद में और उन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर अंततः जो है वे अपना आदेश जारी करते हैं। आदेश जारी मतलब जो भी सिफारिशें होती हैं उसके ऊपर आदेश जारी किया जाता है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि कैबिनेट जो काम कर रही है, वर्तमान कैबिनेट, उसका 70% से अधिक जो एजेंडा है वह हिंदी में तैयार किया जाता है। और यह भी कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को मिला करके लगभग 22,000 से अधिक हिंदी शिक्षकों को भर्ती की गई है ताकि वहां पर प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। सर आपने 70% वाला क्या बोला? मतलब संसद का जो कार्य है ना, संसद का जो एजेंडा जो तैयार किया जाता है वो 70% हिंदी में तैयार किया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हिंदी से संबंधित जो आपको जानने योग्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के 9 ऐसे ट्राइबल कैटेगरीज हैं जिन्होंने अपनी बोलियों की लिपियों को देवनागरी में कर लिया है। ठीक है, तो जो देवनागरी लिपि की हम बात कर रहे हैं जिसका प्रसार धीरे धीरे हो रहा है भारत में, देवनागरी लिपि प्रचार सभा अभी भी सक्रिय है निरंतर, और वह देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। और उनका यह उद्देश्य है कि अधिकांशतः बोलियों और भाषाओं, जो भारत की भाषा है, उनको देवनागरी लिपि में लिखना शुरू करें। भाषा कोई भी लिपि देवनागरी होगी तो पढ़ने में तो आसानी होगी, सबको सब पढ़ तो पाएंगे कम से कम।
दूसरी बात की पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में स्कूलों में 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय को अनिवार्य कर दिया गया। जैसे केरला में बताया था ऐश्वर्या जी ने, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है, ऑथेंटिक सोर्स है ये, आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं, प्रश्न में आए तो लिख सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्तमान में जो संसदीय समिति है जिसके उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब जी हैं, अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं, और तीनों उप समितियों के जो संयोजक हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी और डॉक्टर मोहन राजौरिया जी। रामचंद्र जांगड़ा। हाँ, रामचंद्र जांगड़ा, डॉक्टर मोहन राजौरिया और रीता बहुगुणा जोशी जी, ऐसे याद करें। रामचंद्र जांगड़ा जी पहली, रीता बहुगुणा जोशी जी दूसरी उप समिति और डॉक्टर मोहन राजौरिया तीसरी उप समिति के संयोजक है, ऐसे याद करें आप ना, मतलब सी क्रम में याद रखें। तो ये ऐसी पहली समिति है 1976 के बाद जिसने अपने एक ही कालखंड में यानी कि एक ही कालखंड का मतलब क्या हुआ, 2019 में सरकार बनी, 2019 में गठित किया गया होगा, 20 में गठित किया गया होगा। तो एक ही कालखंड में 3 खंडों की रिपोर्ट यानी कि 9वीं, 10वीं और 11वीं ये प्रस्तुत कर दिया है। इससे पहले अभी तक की किसी भी एक समिति ने ऐसा नहीं किया था। जाहिर सी बात है ना कि 1976 में गठित हुआ, 2019 में ये समिति गठित हुई, तो 2076 से 19 कितना, 19 वर्ष और 24 वर्ष लगभग, तो आपका 43 इयर्स में कुल 8 खंडों की रिपोर्ट दी गई थी और इन 5 सालों में 3 खंडों की रिपोर्ट और दे दी गई। तो यह भी बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर 3 खंडों की या तीनों समिति ने एक साथ दी, तीनों उप समिति ने, थोड़ा सा ये सर। नहीं, 3 रिपोर्ट, तीनों उप समिति अलग अलग रिपोर्ट नहीं देती है, रिपोर्ट तो एक ही होता है जो समिति देती है। ऐसा नहीं है कि उप समिति अपना अलग अलग रिपोर्ट देगी, उप समितियों को तो सिर्फ मंत्रालयों के हिसाब से विभाजित किया गया कि कौन किसका निरीक्षण करे। 3 खंडों की रिपोर्ट दी गई है, 9वां, 10वां और 11वां इसी समिति के कालखंड में। सर इसका संसदीय समिति का कोई कार्यकाल होता है, जैसे हिंदी सलाहकार समिति का 3 साल होता है, वैसे इसका कुछ निश्चित संसदीय कार्यकाल? समिति का कार्यकाल सरकार के चलने तक होता है, सरकार चलेगा तब तक वह अच्छा। समिति चलेगी, जब सरकार भंग होगी तो समिति भंग हो जाएगी। चाहे 10 साल हो चाहे 15 साल हो, कुछ हाँ, कितना भी रहे। देखिए हर राजभाषा समिति, हर मतलब जो राजभाषा नहीं, किसी भी संसदीय समिति का कार्यकाल तो ऐसे ही होगा ना, जब तक सरकार चलेगी संसदीय समिति चलेगी, क्योंकि संसदीय समिति सांसदों से बनती है ना, नहीं सरकार सांसद बदल जाएंगे। जो आपने बोला जैसे 2000 मतलब भर्तृहरि मेहताब जो हैं, मतलब ये जो आपने मतलब 30 समिति है, मतलब तो 2005 जब से मोदी गवर्नमेंट बना तब से है ना, मतलब जो अभी समिति में जो सदस्य हैं वो जैसे भर्तृहरि मेहताब उपाध्यक्ष हैं, तो शुरू से है ना कि इसमें चेंज फेरबदल हुआ होगा। ये जो है ना, ये जो समिति है ना, ये 37वीं समिति है। एक मिनट फिर से मुझे समय दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पेपर हो जाते हैं कि हम्म 37वीं समिति है ये, और जो वर्तमान सरकार का गठन हुआ ना 2019 में, तब से ये समिति कार्यरत है। ठीक है, और बताइए। तो ये बोला जाएगा तो 2019 से ही मतलब 2019 से ही 9वीं, 10वीं और 11वीं का ही दिया है ना सर? हाँ, मतलब जो रिपोर्ट बोले ना, मतलब 9वीं, 10वीं और 11वीं खंड की रिपोर्ट 2019 के बाद ही दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, थैंक यू सर।
ठीक है, और बताइए। सर हाँ जी। सर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित जो पीडीएफ क्वेश्चन तैयार किए हैं सर उसको एक भेज एक दीजिए। एक एक करेक्शन है, 37वीं समिति में मैंने गलत बोला। इस समिति की 37वीं बैठक हुई है ना। मतलब संसदीय राजभाषा समिति की अब तक कुल 37 बैठकें हो चुकी हैं। ये जो बैठक की मैं बात करूं जो पिछले वर्ष हुई थी, जिसमें 11वें खंड की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके ऊपर समीक्षा हुई, वो संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक, 37 मीटिंग थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। जी बताइए, हाँ क्या प्रश्न था आपका? सर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से सर संबंधित पीडीएफ जो क्वेश्चन बनाए थे सर उसको सेंड कर दीजिएगा सर। सेंड है ना क्वेश्चन? सर इसमें ये लर्निंग ऐप पे है सर, पीडीएफ के रूप में नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, लर्निंग एक्स पे नहीं है, ये है आपका लैटिन वर्ड से रिलेटेड जो था। आ गया ध्यान में आप लोगों के? हाँ सर। है ना? जी सर, जी सर। ये है ना? रूट वर्ड से ठीक, संबंधित है बाकी हम सर। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी मतलब हो जाएगा। सर आज क्या, मैं तो 9 बजे ज्वाइन हुआ सर, क्या क्या पढ़ाए थे अब मैं तो नहीं, मतलब पता नहीं चल पाया क्लास का। कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। इनफैक्ट 2 पार्ट्स में वीडियो मिलेंगे। यस सर, यस सर।